हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं हमारी लॉज ऑफ मोशन वाली सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट टाइम हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में, और हमने जो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में वो हमने पढ़े थे। एक फोर्स को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम उन्हीं फोर्सेस को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम आज कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिनमें वो सारी फोर्सेस यूज़ होंगी, और फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या तरीका है उसको सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा एलिवेटर प्रॉब्लम। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, जो नॉर्मल लिफ्ट होती है, तो उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे सिलेबस में। तो हमारे पास जनरली जो क्वेश्चंस आता है उसमें लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी होती है, और वेइंग मशीन के ऊपर एक ब्लॉक रखा होता है, और आपसे पूछा जाता है कि उस ब्लॉक का वेट कितना होगा, यानी कि जो वेइंग मशीन है उसके अंदर क्या रीडिंग आएगी उस ब्लॉक के वेट के लिए। तो पहले हम ज़रा समझते हैं कि वेइंग मशीन जो है वो काम कैसे करता है। तो एक वेइंग मशीन कभी भी आपका एक्चुअल वेट मेज़र नहीं करता, वो हमेशा आपके नॉर्मल डायरेक्शन को मेज़र करता है। जब भी आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वो आपके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, वेट लग रहा है, उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं करता। वो क्या करता है, वो देखता है कि आपके वेट को बैलेंस करने के लिए उसे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाना पड़ रहा है, और वही नॉर्मल रिएक्शन वो रीड करके अपने रीडिंग में दिखा देता है। तो जब भी आपसे वेइंग मशीन के क्वेश्चंस में वेट पूछा जाए तो उसको हम एपरेंट वेट बोलते हैं, क्योंकि वो आपका एक्चुअल वेट नहीं होता और वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही होता है, वही आता है हमारा। तो नॉर्मल रिएक्शन ज़रूरी नहीं आपके वेट के बराबर ही हो। यही कंसेप्ट है इस पूरे प्रॉब्लम का, कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपका एपरेंट वेट है और वो एक्चुअल वेट से अलग भी हो सकता है। तो सबसे सिंपल केस है एक स्टेशनरी लिफ्ट का, जहाँ पे एक लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है। तो इसके अंदर मैंने ये दिखा रखा है, एक वेइंग मशीन पे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास स्मॉल m ले रखा है मैंने। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैंने बताया था कि वेट तो हमेशा लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी तो फिक्स है mg। अब इसके अलावा एक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है ऊपर की तरफ। तो अब क्योंकि ये ब्लॉक अभी स्टेशनरी है, लिफ्ट पूरा स्टेशनरी है, सिस्टम मूव नहीं कर रहा, तो यानी ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर ही आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारा एपरेंट वेट बॉडी के एक्चुअल वेट mg के बराबर है। ये सबसे सिंपल सिचुएशन है। अब थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। तो अब अगर मान लेते हैं कि लिफ्ट जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, हमारा सेकंड केस है कि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। तो इस केस में अगर मैं फोर्सेस देखूं तो फोर्सेस वही है दोस्तों, एन ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन, वेट नीचे है। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, लाइन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन सिस्टम का ऊपर की तरफ है। तो अब उसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करता हूँ। और सेकेंड लॉ क्या है कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वेक्टर सम करेंगे, ये वेक्टर सम है, जब भी आप फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो डायरेक्शन कैसे ले, तो सिंपल सा रूल है, ध्यान से सुनिएगा कि जिधर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जिधर बॉडी का मोशन है, लाइन ऑफ मोशन है, उधर की तरफ सारे फोर्सेस पॉजिटिव और उससे अपोजिट जो है वो नेगेटिव है। अगर एंगल पे है, अगर कोई फोर्स एंगल पे लग रहा है तो उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, वो फिर अलग केस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर एक्सेलरेशन के अलॉन्ग है n, और एक नीचे वेट। तो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग जो n है वो पॉजिटिव होगा और वेट नीचे है तो नेगेटिव होगा। n माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए, हमारी इक्वेशन आ गई। और इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा, w प्लस में एम ए, यानी जो नॉर्मल एक्शन है वो आपका वेट प्लस में कुछ मास इंटू एक्सेलरेशन टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे n, अगर अच्छा w को मैं mg पुट करूँ तो वापस n कितना आ जाता है, m ब्रैकेट में g प्लस m कॉमन लेकर के। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एपरेंट वेट है बॉडी का वो उसके एक्चुअल वेट से ज़्यादा है, इट्स मोर देन इट्स एक्चुअल वेट। जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो हमारा एपरेंट वेट है, वो एक्चुअल वेट से बड़ा है। तो ऐसे केस में अगर आप किसी लिफ्ट में हैं, वेइंग मशीन पे खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है, और सपोज कीजिए आपका वेट जो है वो 90 न्यूटन है, तो जो आपका एपरेंट वेट आएगा, रीडिंग आएगी उस मशीन के अंदर, वो आपके एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगी। हो सकता है 100 शो करे, 120 शो करे, वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, वो डिपेंड करेगा इस ए टर्म के ऊपर। एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा आपकी रीडिंग उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस है हमारा जब आपका लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। ठीक है,
तो अगर लिफ्ट नीचे एक्सलेट कर रहा है तो चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ लाइन ऑफ मोशन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। एक्सेलरेशन मैंने अब यहाँ पे भी ए ही लिया है सेम। तो अब यहाँ पे अगर मैं सेकेंड लॉ लगाता हूँ तो क्या होगा, बस डायरेक्शन चेंज करनी है। पहले एन माइनस डब्ल्यू था, अब डब्ल्यू माइनस एन होगा, क्योंकि अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लेंगे और ऊपर वाला नेगेटिव। तो डब्ल्यू माइनस एन ले लेंगे इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम में। और फिर यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो एन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस एम ए, ठीक है। और वापस W को mg पुट करा तो ये mg माइनस ए आ गया। यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो आपका एपरेंट वेट है, वो आपके एक्चुअल वेट mg से कम आएगा। कितना कम आएगा, ma कम आएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन कम आ जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपरेंट वेट इज है लेस देन एक्चुअल वेट। तो आपकी रीडिंग जो है वो आपके 90 न्यूटन अगर आपका वेट है तो उससे भी कम आएगा, 80-70 ऐसा कुछ आएगा। जो फोर्थ केस है हमारा दोस्तों, वो क्या है, वो है लिफ्ट इन फ्री फॉल का। अब सपोज कीजिए अगर लिफ्ट की केबल टूट जाती है बाय चांस, तो लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल मोशन में होगा। ऐसे केस में क्या होता है कि फ्री फॉल में आपका एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड होता है और जी के बराबर होता है। फ्री फॉल का मतलब है कि अगर आप ग्रेविटी अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आप उससे नीचे एक्सलेट कर रहे हैं, जब आपके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा होता, सिर्फ ग्रेविटी लग रही होती है, तो उस केस में हमारा ये ए इक्वल टू जी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो केबल है, केबल यहाँ पे नहीं लगी रह सकती। अगर केबल होगी तो एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं देखूँ तो ये कुछ ऊपर वाला केस ही लग रहा है मुझे। फर्क क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ए था, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी हो गया है। तो अगर मैं इसी के अंदर में ए को जी पुट कर दूँ तो कितना आएगा, एन इक्वल टू एम जी माइनस जी, जीरो हो जाएगा। यानी नॉर्मल एक्शन कितना आ जाएगा हमारा, जीरो। और वैसे भी सॉल्व करेंगे तो वो जीरो ही आने वाला है। तो अब नॉर्मल इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप वेटलेसनेस की स्टेट में हैं। ये एक तरीके से वेटलेसनेस की स्टेट है, जब आपका एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा, रीडिंग जीरो आएगी, बिल्कुल आपको वेटलेसनेस यहाँ पे महसूस होगी। तो ये 4 केसेस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं एलिवेटर प्रॉब्लम के अंदर में। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है कनेक्टेड मोशन। अब पहले चीज़ कनेक्टेड मोशन होता क्या है, तो ऐसे कनेक्टेड मोशन के अंदर में जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, पहली चीज़ तो ये कि कनेक्टेड मोशन में कभी भी कोई एक बॉडी नहीं होती, उसके अंदर कई सारे सिस्टम के अंदर कई सारे और कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं और वो आपस में स्ट्रिंग से या सिंपली अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टेड मोशन को ध्यान क्या रखना है कि जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उन सब का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। दे ऑल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन, उनका एक्सेलरेशन सेम रहता है क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक ही एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम और उसके कंपोनेंट भी मूव करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हमेशा हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं क्योंकि वो कॉमन है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के अंदर सेम एक्सेलरेशन होगा, तो हम पहले एक्सेलरेशन निकाल ले करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की सिचुएशंस आएंगी। एक तो पुली वाले सिस्टम्स आएंगे जिनमें पुली लगा होगा, पुली से स्ट्रिंग वगैरह अटैच होती है, वहाँ पे टेंशन यूज करेंगे। इसके अलावा हमारा ब्लॉक वाला सिस्टम भी आ सकता है, इसमें ब्लॉक्स रखे होते हैं एक दूसरे के साथ और फिर हम उसको पुश करते हैं तो फोर्स निकालना होता है। तो पहला हमारा करते हैं पुली सिस्टम। इसमें डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन है पुली सिस्टम का। तो आगे हम इसको करते हैं। पुली सिस्टम में हमने क्या दिखा रखा है यहाँ पे कि एक पुली है और उस पुली के जरिए 2 हमने ब्लॉक अटैच कर रखे हैं। एक ब्लॉक भारी है, साइज बड़ा है उसका, कैपिटल एम मास है उसका, और एक छोटा ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है। जाहिर सी बात है जब आप उसको छोड़ेंगे तो जो हमारा कैपिटल एम वाला ब्लॉक है वो नीचे भागेगा और जितने एक्सेलरेशन से कैपिटल एम नीचे भागेगा उतने से स्मॉल एम ऊपर भागेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अटैच्ड हैं एक रोप के जरिए, ये कनेक्टेड मोशन हो गया, ये दोनों कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो आगे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ आना पड़ेगा क्योंकि सेकंड लॉ के जरिए हम इक्वेशंस बना पाएंगे। अब सेकंड लॉ अगर मैं अप्लाई करता हूं तो कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों मासेस हमारे पास है, तो मैं पहले कैपिटल में लगा रहा हूँ। कैपिटल एम पे अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन की तरफ जो फोर्स लग रहा है एम जी वो पॉजिटिव होगा और जो ऊपर लग रहा है टेंशन वो नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन आ जाएगी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे अगर मैं स्मॉल एम के लगाता हूं तो स्मॉल एम ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव लेंगे यानी टी पॉजिटिव और ये एम जी नेगेटिव, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं इनको ऐड करता हूं तो माइनस टी और ए प्लस टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरफ क्या आएगा, एलएचएस पे एम जी माइनस स्मॉल एम जी और यहाँ एम ए प्लस स्मॉल एम ए, ये हमारा आ जाएगा ऊपर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ए के लिए सॉल्व करता हूं तो ए आ जाता है हमारा एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इंटू जी। एक बार अगर एक्सेलरेशन आ गया तो आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके टेंशन निकाल सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितना टेंशन बनेगा।
तो ये मैं आगे अगर सॉल्व करता हूँ इसको पूरा, तो सॉल्व करके हमारा टेंशन आ जाता है 2m mg/m+m। तो ये था हमारा कनेक्टेड मोशन का फर्स्ट केस जो कि पुली सिस्टम है। तो आइए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है ब्लॉक सिस्टम्स। तो ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, उसमें आपके पास 2, 3 या उससे ज़्यादा भी ब्लॉक्स आ सकती हैं और किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होता है, एक्सटर्नल फोर्स, और फिर आपसे पूछते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रोप या स्ट्रिंग अटैच हो, तो आपको उसमें टेंशन निकालने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे जो हम सबसे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कुछ बीच में लगा नहीं हुआ, सिर्फ ब्लॉक्स रखी हुई हैं और मैं इस छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूँ F, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 एट देयर इंटरफेस। इनकी जो बाउंड्री है, ये इंटरफेस होता है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो होगा क्या कि जैसे m1 के ऊपर ये फोर्स लगेगा, आप m1 को पुश करोगे बाहर से, m1 m2 को पुश करेगा और m2 m1 को पुश करेगा वापस थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ये जो इनके बीच का फोर्स है, जो m1 m2 पे लगाया और m2 ने m1 पे लगाया, ये फोर्स हमें निकालना होता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देंगे कि आप पूरे सिस्टम के लिए वो फोर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए वो फोर्स हमारा इंटरनल फोर्स है और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज यूज होते हैं, और आपने कोई और इक्वेशन पढ़ी नहीं है जिससे हम फोर्स निकाल सकें या सॉल्व कर सकें। सिर्फ सेकेंड लॉ हमारे पास सॉल्व करने के लिए, और सेकेंड लॉ के अंदर एक्सटर्नल फोर्स यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इन दोनों ब्लॉक्स को सेपरेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इकट्ठे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी इनके बीच का फोर्स नहीं आने वाला। इंटरनल फोर्स निकालने के लिए हमेशा दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं m1 m2 का अलग अलग डायग्राम बनाता हूँ, और इस तरीके के डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जब आप किसी कंपोनेंट को, सिस्टम के किसी बॉडी या कंपोनेंट को फ्री कर देते हैं और उसके ऊपर सारे फोर्सेस दिखाते हैं, तो वो बन जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने m1 का डायग्राम बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर मैंने m2 का बनाया है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि m1 पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाने हैं, और यहाँ पे क्या दिखाने हैं, जो m2 पे फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, m1 क्या फोर्स किस पे लगा रहा है वो इसके डायग्राम में नहीं दिखाया जाएगा, और m2 किसी बॉडी पे क्या फोर्स लगा रहा है वो इस डायग्राम में नहीं दिखाया जाएगा। हमें वो फोर्सेस दिखाने होते हैं जो उस बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं बाकी कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे m1 के ऊपर एक तो मैंने फोर्स लगाया बाहर से, कैपिटल F जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक m1 पे m2 फोर्स लगाएगा जो रिएक्शन था m2 का F। अच्छा, m2 पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, m1 जो लगा रहा है जो उसका एक्शन था, आपने m1 को पुश करा, m1 ने m2 को पुश करा। अच्छा, अब इस वजह से क्या होता है कि नेट फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम इधर एक्सलेट करना शुरू करता है। तो एक्सेलरेशन दोनों का एक ही तरफ होगा, इस तरफ ले लेंगे A। आगे हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कॉमन एक्सेलरेशन जो कि दोनों के लिए सेम ही है A। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे सिंपल इसका फॉर्मूला है, सेकेंड लॉ से ही आता है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन हमेशा सिस्टम के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं अपॉन में सिस्टम का मास होता है। तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, कैपिटल F, सिस्टम का मास कितना है m1 प्लस m2, तो इस वजह से हमारा ये A आ जाता है F अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो स्मॉल f है ये हम यूज नहीं करेंगे, ये इंटरनल फोर्सेस है, मैंने बताया था आपको। तो अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप है हमारा टू सॉल्व फॉर f। अगर आपको स्मॉल f निकालना है तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम यूज करनी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक, क्योंकि इसी में स्मॉल f आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें चूज करना पड़ता है कि दोनों में से कौन सा यूज करें, दोनों के अंदर स्मॉल f है, तो आप हमेशा वो यूज करेंगे, यूज फ्री बॉडी डायग्राम विद लीस्ट फोर्सेस, जिसमें सबसे कम फोर्स आपको दिखे, क्योंकि उसको सॉल्व करना ईजी होगा, वेरिएबल कम होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों में देखूँ तो इसके अंदर दो फोर्सेस है, इसके अंदर सिर्फ एक ही फोर्स है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसके लिए सेकेंड लॉ क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो स्मॉल f था ये सिस्टम के लिए तो इंटरनल था, पर m2 के लिए वो एक्सटर्नल है, क्योंकि m2 पे वो m1 लगाया, बाहर से लगाया। तो m2 के लिए एक्सटर्नल फोर्स हो गया स्मॉल f इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ लगा दिया हमने। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू वापस पुट कर दूँ मैं इसमें, तो स्मॉल f आ जाएगा सॉल्व करके। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जो हर टाइप के क्वेश्चन में हम ब्लॉक सिस्टम में यूज़ करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जो इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, उसमें हम टेंशन यूज़ कर लेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमने स्ट्रिंग ले रखी है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है हमें। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, एक स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं और इनके बीच में रस्सियाँ मतलब रोप्स लगी हुई हैं। अब ये दोनों रोप अलग अलग हैं, तो इनमें टेंशन भी जाहिर सी बात अलग अलग होगा, अलग अलग स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन होता है हमेशा। अच्छा, मास दे रखा है हमें m1 5 kg, m2 10 kg, ये वैल्यूज दे रखी हैं, हमें t1 t2 निकालना है। अच्छा, पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 50 न्यूटन बाहर से जो लग रहा है, बाकी टेंशन इनका इंटरनल फोर्स हो गया क्योंकि इनके बीच में लग रहा है आपस में, बाहर से एक ही फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा तीनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया तीनों को अलग अलग, M1 M2 M3 तीनों का डायग्राम बना दिया है। फोर्सेस क्या क्या होंगे, तो इस पे सिर्फ T1 लग रहा है, M2 पे T2 इधर से लग रहा है और T1 पीछे से, और M3 के ऊपर एक F फोर्स बाहर से लग रहा है एक्सटर्नल और एक T2 पीछे से, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो तीनों का इस तरफ होगा सेम डायरेक्शन में और वैल्यू भी सेम होगी इसकी। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, इसके बाद हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं जो कि होता है एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन में सिस्टम का मास। तो यहाँ पे सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, अपॉन में सिस्टम का मास कितना होगा, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का, जो कि कॉमन है। अब इसको हम बाकियों के लिए यूज़ करेंगे। अब अगर मुझे T1 निकालना है तो T1 निकालने के लिए को सबसे सिंपल वाला ब्लॉक उठाएंगे जिसपे सबसे कम फोर्स लग रहे हो, और वो M1 है। M1 पे एक ही फोर्स लग रहा है T1, और उसी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसके लिए मैं इसके लिए सेकेंड लॉ लगाता हूँ तो क्या आएगा, T1 इक्वल टू M1 इंटू ए, M1 इंटू ए। इसको सॉल्व कर दिया तो 25/3 न्यूटन आ जाएगा। आगे अगर मुझे T2 निकालना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, M2 और M3 और M3 दोनों में ही दो दो फोर्स लग रहा है, आप कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर M3 के लिए सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, F माइनस T2, जो एक्सेलरेशन के लॉन्ग है फोर्स वो पॉजिटिव, तो F माइनस में T2 इक्वल टू कितना आएगा, M3 इंटू में A, F माइनस T2 M3 इंटू A। अच्छा, अगर इसके लिए सॉल्व करते तो क्या होता, T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू A, T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू A। तो इस वाले के लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे तो ये पूरा T2 सॉल्व करके आ जाता है हमारा 25 न्यूटन। A जो है मैं ये वाला पुट कर दूंगा तो सॉल्व करके आ जाएगा। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं ब्लॉक्स वाली और पुली सिस्टम वाली। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर हम फ्रिक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए।